नमस्ते दोस्तों, हिंदी की खूबसूरत और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। कालजयी लेखक लेखिकाओं की कहानियाँ आपको इस चैनल में सुनने को मिलेंगी। तो आज सुनिए शिवानी जी की लिखी हुई कहानी प्रतिशोध। तो शुरू करते हैं कहानी प्रतिशोध। सौदामिनी में वे सब गुण थे जिनका एक ऊंचे अफसर की पत्नी में होना अनिवार्य होता है। वो अपनी तीखी उन्नत नासिका हवा में उठाकर चलती थी। उसकी गर्वीली ग्रीवा की तनी ऐंठन, उठने बैठने में एक निराली अकड़ और सर्वोपरि उसकी अनुकरणीय तटस्थता वास्तव में दर्शनीय थी। पति से वो अंग्रेजी में ही बातें करती और अंग्रेजी में भी विशुद्ध कॉन्वेंटी लहजा। अर्दली उससे थरथर काँपते। उसकी यत्न से नुची भ्रकुटी ही नौकरों का पट संचालन करने में समर्थ थी। आटा, दाल, चावल, मसाले, यहाँ तक कि वो चाय भी चम्मच से नाप तौल कर नौकरों को देती। भंडार की चाबी एक क्षण भी उसकी कमर से लटके चांदी के गुच्छे से विलग नहीं होती। वो उन लापरवाह गृहिणियों में से नहीं थी जिन्हें पति के ऊंचे ओहदे की समृद्धि गृहस्थी के प्रति उदासीन बना देती है। धोबी उसका एक रुमाल भी खो देता तो वो पैसे काट लेती। साड़ी की जरीदार कन्नी में जरा सी भी सिकुड़न रह जाती तो नौकर दोबारा इस्त्री करवाने भागता। नौकरों को ही नहीं, पति के अधीनस्थ अफसरों को भी वो तर्जनी पर नचाती रहती। किसी को सरकारी गाड़ी घर भिजवाने के लिए टेलीफोन करती, किसी को सरकारी माली को अपने बंगले पर बिगाड़ लगाने का आदेश देती और किसी को अपनी भव्य मुस्कान से मोहकर कहती, अरे आप देहरादून जा रहे हैं, एक कट्टा बासमती लेते आइएगा। कोई इटावा जाने वाला हो तो बताइएगा, थोड़ा सा घी मंगवाना है। प्रदेश के कौन कौन से ज़िले से किस वस्तु की चौथ समेटी जा सकती है वो खूब अच्छी तरह जानती थी। इसी से अचार के लिए भी कभी कट्टे भर नींबू चले आते, कभी साहब की मेम साहब के रिक्त बोयामों के भीम कलेवर भरने, दशहरी कच्चे आमों का असमय ही अक्षत कौमारे भंग कर स्वयं तहसीलदार साहब बोरे का बोरा अपने फर्शी सलाम के साथ बंगले में पहुंच जाते। शहर में कोई भी नृत्य संगीत गोष्ठी होती या कोई बहुचर्चित फिल्म का प्रीमियर होता तो मुँह मांगे मनचाहे पास सौदामिनी की मुट्ठी में स्वयं ही सरसराने लगते। ऐसी रौबदार पत्नियों का व्यक्तित्व प्रतिभा संपन्न पति के व्यक्तित्व को दबाकर जैसे कुंठित कर देता है, वैसे ही शंकर का व्यक्तित्व भी दबकर सिकुड़ गया था। वो किस किस से मिलेगा, किनके साथ उठेगा बैठेगा, क्या खाएगा क्या पहनेगा, ये सब निर्णय सौदामिनी ही लेती थी। शहर में ही शंकर के बाल्यकाल का एक प्रिय सहपाठी था। कभी कभी पत्नी की नज़र बचा शंकर चुपचाप कार निकालकर उससे मिलने चल देता। अपने कैशोर्य के अतीत को एक साथ दोहराने में दोनों मित्र आनंद विभोर उठते। वैसे शंकर बड़ा दूरदर्शी था। अपने उस मित्र के घर वो हमेशा कृष्ण पक्ष की अंधियारी ही में आया जाया करता था, जिससे रात्रि के अंधकार में देखने वाले उसके मित्र के द्वार पर खड़ी काली गाड़ी को और उसे न देखें। किंतु एक दिन दुर्भाग्य से शंकालु सौदामिनी वहीं से घूमने निकली और उसके बाद शंकर ने उस मित्र का द्वार खटखटाना भी छोड़ दिया। सौदामिनी को अपनी अनुशासित गृहस्थी पर बड़ा गर्व था। ईश्वर ने उसे सीमित परिवार दिया था। पुत्री थी, उसे भी उसने नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। जब कभी छुट्टियों में घर आती तब वो अपने परिवार को साथ ले स्वयं कार ड्राइव कर घुमाने ले जाती। स्वयं उसका चेहरा अनोखी गर्व दीप्त से चमकता, किंतु पति और पुत्री के चेहरों पर लंबी कैद की सजा सुन कटघरे में खड़े बंदियों की सी निरीह दयनीयता रहती। पुत्री मिनी को ईश्वर ने रूप नहीं दिया था, किंतु जीवन के सीमित 16 वसंतों को सजाना वो खूब जानती थी। हॉट पैंट्स की हस्र मोहकता से और भी मोहक बन गई उसकी चिकनी सांवली त्वचा दर्पण सी चमकती। पुत्री के प्रत्येक ब्लाउज या टॉप का गला किस सीमांत तक दुस्साहस से उतरने पर उसके नव तारुण्य को और आकर्षक बना सकता है, ये ध्यान में रखकर ही सौदामिनी दर्जी की कैंची को जानबूझकर और नीचे उतार देती। प्रतिवेशी अफसरी बिरादरी के ज्येष्ठ पुत्र के आईएएस में बैठते ही उसने पुत्री को नैनीताल के कॉन्वेंट से हटाकर अपने पास बुला लिया और वहीं के स्थानीय कॉन्वेंट में डाल दिया। जानबूझकर ही वो दोनों को मिलने जुलने खेलने घूमने का सुअवसर देने लगी। सांसारिक ज्ञान शून्य मूर्ख पति ने पुत्री के इस स्कूली स्थानांतरण का विरोध भी किया था। पूरे साल की फीस भी मैंने भर दी है, मेरी समझ में नहीं आया कि क्या तुक है उसे मिड सेशन में यहाँ बुलाने में। उत्तर में सौदामिनी ने दांत पीस लिए थे। ओह यस, वो पति को इसी संक्षिप्त अक्षर से संबोधित करती थी। तुम्हें क्या कभी बुद्धि नहीं आएगी?
देख रहे हो, ब्राह्मण परिवार का होनहार दामाद ईश्वर ने घर बैठे छप्पर फाड़ कर दे दिया है। पिता इतने बड़े अफसर हैं, उस पर हमारी जात के शायलौकों को तुम नहीं जानते। अपनी बिरादरी का आईएएस तो दूर, इंजीनियर डॉक्टर दामाद जुटाने में ही तुम्हारा सारा फंड निकल जाएगा। उस पर हमारे मकान पर अभी छत भी नहीं पड़ी। इस युग के प्रत्येक बुद्धिमान माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को ऐसे प्रेम विवाह के लिए उत्साहित करें। दोनों प्रेम के चक्कर में पड़कर विवाह करने का निश्चय ले लेंगे तो हम पल्ले झाड़ कर बड़े मज़े से दूर खड़े रहकर क्रोध का अभिनय कर सकेंगे। जनकों के से चेहरे और लंबी अयाल वाला वो पड़ोसी अफसर का छोकरा शंकर को फूटी आंखों नहीं सुहाता था। अंकल आंटी लगाए वो दिन रात उन्हीं के यहाँ ले जाता रहता और शंकर मन ही मन भुनभुनाता रहता। एक तो उसे अंकल का वो संबोधन वैसे ही कार बंकल सा भयानक लगता था। उस पर छोकरे की आंखें 24 घंटे गुड़हल के फूल सी लाल खिंची रहती। बहुत पहले उसके गांव के गंजेड़ी पोस्टमैन की आंखें भी ऐसे ही चढ़ी रहती थीं, पर सौदामिनी उसकी 100 बलैयाँ लेती थी। कभी पुत्री के साथ 2 पास मंगवा कर सिनेमा देखने भेज देती, कभी रात के खाने पर बुला अकारण ही देर तक घिरे रहती, कभी किसी मुफ्त की सरकारी गाड़ी में उसे बड़े लाड़ से घुमाने नैनीताल ले चलती। मन ही मन अपनी दूरदर्शिता की सफलता पर उसका हृदय बल्लियों उछलने लगता। भावी सास ससुर की उपस्थिति में नकली पलकें झपकाती पुत्री का अभिनय उसे निहाल कर देता, किंतु दूसरे पक्ष का असंतोष उन 2 जोड़ी आंखों में स्पष्ट हो उठता। उन्हें पुत्र की इस परिवार से अस्वाभाविक घनिष्ठता जरा भी अच्छी नहीं लग पा रही थी, पर मुंह खोलकर कुछ नहीं कह पाते थे। एक तो शंकर उन्हीं के साथ का वरिष्ठ अफसर था, उस पर सौदामिनी की युद्ध नीति बहुत ऊंचे दर्जे की थी। समधी के रूप में सौदामिनी को पाकर संसार के किसी भी सदगृहस्थ की बाँचें खिल सकती थी। एक तो शंकर का अफसरी अतीत भी दुग्ध धवल नहीं था। उस पर एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री के शासन में उसे अनेक आरोपों की गधा टोप पहना एक सुदीर्घ अवधि तक वर्जित कोने में खड़ा किया गया था। मंत्रिमंडल ने केचली बदली तो शंकर एक बार फिर सी100 के तख्ते पर नीचे गिरे शिशु सा ही ऊपर उठकर गर्व से मुस्कुराने लगा था। उसके जो अपराध विगत मुख्यमंत्री के शासनकाल में उसके विरुद्ध खड़े निर्लज्ज गवाह बन गए, वे ही इस बार हाथों से पुष्पहार लिए उसके स्वागत में खड़े हो गए। वैसे ये ठीक ही था कि पहली बार प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में अपने भ्रष्ट अफसरों के निर्भीक हृदय में भी ईश्वर के भय का बीजारोपण कर दिया था। देखते ही देखते अफसरी आचार संहिता स्वयं बदल गई थी। अर्दलियों के स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा था। उधर अफसर, विशेषकर उनकी पत्नियां, सूखने लगी थीं। रात ही रात बंगले के सरकारी समृद्धि ट्रकों में भर भर कर अपने अपने मुकाम पर पहुंचाने लगीं। सरकारी दरियां, इंस्पेक्शन हाउस के फोम के गुदगुदे गद्दे, जिन पर आज तक अफसर पत्नियां गैंडे सी करवटें बदलती थीं, रंगीन छतरियां जिन्हें लॉन में गाढ़ जाड़े की गुलाबी धूप का आनंद लिया जाता था, सरकारी गाड़ियां जिनकी सामान्य सी चौथ चुका मनमाने ढंग से धूसा जाता था, सब किसी शून्य में विलीन हो गईं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। पहली बार शंकर का नास्तिक हो उठा मन भी पूजा पाठ की ओर झुकने लगा था। वैसे भी उसका सबसे बड़ा गुण था उसका संयम। पत्नी को छोड़ आज तक उसे कभी किसी कामनी के आकर्षण ने नहीं डिगाया था, किंतु कंचन से उसे परहेज नहीं था। वस्तुतः इस दौर्बल्य के लिए भी दोषी सौदामिनी ही थी। पति को भ्रष्टाचार की भट्टी में प्रायः पत्नी ही झोंकती है। सौदामिनी ही हाथ पकड़कर उसे इस कुपथ्य पर खींच ले गई थी। अब तो उसकी ये दुर्बलता प्रायः ही खुलेआम चर्चित होती रहती थी। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि अपेक्षित उत्कोच की मात्रा यदि कम रहती है तो वो प्रतिकूल एंट्री की एक ही पंक्ति से अपने अधीनस्थ अफसरों के उजले चेहरों पर भी कालिक पोत कर रख देता था। मिट्टी के मोल में सोने के टुकड़े सा प्लॉट खरीद कर सौदामिनी ने देखते देखते गगनचुंबी महल खड़ा कर दिया था। ठेकेदार मजदूरों के बीच चिलचिलाती धूप में वो एक एक ईंट का लेखा जोखा रख हाथ में नक्शा लिए खड़ी रहती। गृह प्रवेश होने से पूर्व ही वो फर्टिलाइजर्स की किसी प्रख्यात कंपनी के दफ्तर के किराए का बयाना ले चुकी थी। क्यों, क्या हमारे रहने के लिए 2 कमरे भी नहीं रखोगी? 3-4 साल में तो हम भी रिटायर हो जाएंगे। शंकर ने एक रात डरते डरते पूछ लिया तो सौदामिनी ने उसकी खाल ही खींच ली थी। क्यों जी, समझ में नहीं आता किस काट के उल्लू ने तुम्हें इस अफसरी के लिए छांट लिया? तुम क्या सोचते हो ये मकान हमने अपने रहने के लिए बनाया है? लोन का पैसा कौन देगा? मेरा बाप। किसी भी अफसर को तुमने आज तक अपनी बनवाई कोठी में रहते देखा है?
मिसेस शुक्ला को देख लो, मिसेस भार्गव, मिसेस सूद। किसी के पति ने सचिव के पद से अवकाश ग्रहण किया तो कोई चीफ इंजीनियर रहा। 3 ICS अफसरों के नाम तो मैं भी गिनाऊं जो अब स्वयं आलमगीर कोठियां खड़ी कर ऐसे ऐसे खचड़ों में रह रहे हैं जिनमें शायद कभी उनके चपरासी बटलर भी रहने में शर्माते। हर अफसर की कोठी उसके अवकाश ग्रहण करने पर भी उसके लिए वही ICS की तनख्वाह उगल रही है। हमारी बिरादरी का प्रत्येक बुद्धिमान मकान मालिक प्राइवेट कंपनियों को या सरकारी अनुष्ठानों को ही किराएदार बनाकर प्रतिष्ठित करता है। हम तुम जैसे सरकारी मुलाजिम क्या ऐसा किराया उगल सकते हैं? ऊपर की मंजिल के लिए मैंने टाइप की मशीन वालों से बात कर ली है, नीचे की मंजिल को फर्टिलाइजर्स वाले ले रहे हैं। कटहल, आम, नींबू के पेड़ तो मैंने बुद्धिमानी कर प्लॉट लेते ही हॉर्टिकल्चर वालों से लगवा दिए थे। भगवान ने चाहा तो अगले साल ही फल देने लगेंगे। देखा नहीं कैसे गैंडे से कटहल लटके हैं पेड़ों पर? सब मैंने ठेके पर दे दिए हैं। किंतु एक ही क्षेत्र में सौदामिनी ने पति से मुंह की खाई थी। शंकर का व्यक्तित्व तो किसी भी अंश में सुंदरी पत्नी से कम नहीं था। वो स्वयं एक ऐसे अभावग्रस्त संस्कारी परिवार का पुत्र था जहाँ उसने मूछें उगने तक बड़े भाइयों के कपड़े छोटे करवा कर पहने थे। सौदामिनी अत्यंत प्रगतिशील आधुनिक परिवार की पुत्री थी। उसके पिता ने केवल जमाता की प्रतिभा एवं भविष्य की संभावनाओं को ही कन्या सौंपी थी। अपनी बारात में वर पक्ष के शिव के गणों से देहाती लट बरातियों को देखकर सौदामिनी फूट फूट कर रोई थी। ससुराल पहुंची तो सास ससुर जेठ जिठानी को देखते उसे सांप सूंघ गया। द्वार पर चीकट के हैंडलूम के पर्दे थे। बिस्तरों पर जीर्ण मलिन चादरें बिछी थीं जिन्होंने शायद कभी धोबी घाट की शिला का स्पर्श भी नहीं किया था। गोरखपुरी हरे तकिया गिलाफों पर बने सफ़ेद टेढ़े अशोक स्तंभ भी विवर्ण होकर उसी हरितिमा में अपना अस्तित्व विलीन कर चुके थे। सास दिन भर अपनी चौड़ी हथेली पर दोहरे का चूना मलती महरी महाराजे से कुजड़न सी लड़ती रहती। एक जिठानी का मियादी बुखार के बाद दिमाग फिर गया था। उसे दिन रात कमरे में बंद रखा जाता। वहीं से उनकी दिल दहला देने वाली चीख ने सौदामिनी की पहली मधुयामिनी में विष घोल कर रख दिया था। उन्मादनी जिठानी के पति लफंगों की भांति बुभुक्षित दृश्य से घूरते रहते। ननद को मिर्गी का दौरा पड़ता था। दूसरी जिठानी गाजीपुर के किसी समृद्ध तालुकेदार की पुत्री थी। उसके पति वकालत करते थे। ये जिठानी भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उनके पिता ने पूरे 25,000 देकर जमाता को खरीदा था। इसी से चेचक के दागों से भरे उनके स्याह और ईर्ष्यालु उग्र स्वभाव को भी क्षमा याचना मिल गई थी। सुंदरी शिक्षिता देवरानी को देखकर उन्होंने भी पहले ही दिन आंखों ही आंखों में तलवार खींच ली थी। किंतु सौदामिनी ने बड़े धैर्य से पति को लेकर किनारा कर लिया। बड़ी सूझबूझ से उसने हड्डी से ऐसे मांस छुड़ा लिया कि हड्डी उसी मनहूस कस्बे में पड़ी रह गई और पूरी बोटी उसके मुंह में आ गई। पुत्री के जन्म पर एक ही बार उसके सास ससुर आए और सौदामिनी के हृदयहीन व्यवहार ने उन्हें तीसरे ही दिन लाठी लेकर ऐसा खदेड़ा कि जब तक जीवित रहे बेचारों ने कभी उधर झांकने का भी दुस्साहस नहीं किया। बीच बीच में शंकर को ही किसी लंबी कैद में बंद कैदी की भांति उसके सुआचरण के बूते पर सौदामिनी पैरोल की छुट्टी दे माँ बाप से मिलने घर भेज देती। किंतु एक नियत अवधि के भीतर वापस लौटना उसके लिए अनिवार्य रहता। अब शंकर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो उस परिवार का पुत्र है। सिर से पैर तक सौदामिनी ने पति के एक एक अंग की सज्जा में अनुपम निखार ला दिया था। किंतु उसके सुंदर व्यक्तित्व में लगा अतीत का एक मलिन स्मृति चिन्ह अब भी सौदामिनी को पागल बना देता था। जहाँ उसकी कनपटी पर एकाध धवल तार चमकने लगे थे, वहीं पर शंकर का अभी एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ था। उसके घने काले चिकने बालों की पाटी अनायास ही किसी भी प्रसिद्ध केश तेल कंपनी का विज्ञापन बनाई जा सकती थी। अपने उस केश प्रसाधन में वो किसी श्रृंगार प्रिया किशोरी का सा ही परिश्रम भी करता था। घंटों स्वयं चंपी करता, फिर उन्हें पानी में भिगोता, फिर ब्रश के धारावाहिक प्रहारों से उन्हें बिठा बीच की मांग निकाल किसी दराबी किसी चपटी सज्जा में ऐसे बिठा देता कि आंधी भी चले तो मजाल है कि एक बाल उड़कर बिखर तो जाए। सौदामिनी को पति के इन काले केशों पर बड़ा गर्व था, किंतु पृष्ठभूमि में प्रश्न के चिन्ह सी उठी शिखा उसे सौच से भी अधिक दुखदायी लगती थी। 20 वर्षों के दाम्पत्य जीवन में उस चाणक्य की सी शिखा का अस्तित्व न जाने कितनी बार विष घोल चुका था। जब 4 वर्ष पूर्व शंकर को एक सेमिनार में विदेश जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ तो एक बार फिर सौदामिनी पति से उलझ पड़ी थी। देखो जी, ये चुटिया लेकर मैं तुम्हें हरगिज उन विद्वानों की गोष्ठी में नहीं जाने दूंगी। क्या कहेंगे सब? हर वक्त तो गुस्सैल साण की सी पूंछ सी खड़ी रहती है निगूढ़ी।
प्रत्येक वाद विवाद में रौबदार पत्नी का स्पर्श पाते ही छुई मुई से सिकुड़ जाने वाले शंकर ने शिखा का नाम आते ही उस दिन गुस्सैल जंगली बिल्ले शाही क्रुद्ध कुबड़ा उठा लिया था। तब तुम भी सुन लो जी, तुम्हें छोड़ सकता हूँ पर इस चुटिया को नहीं, समझी? इस अकड़ में मत रहना कि जैसे मेरे माँ बाप छुड़वा दिए ऐसे ही इसे छुड़वा दोगी। पति के उस प्रहार से सौदामिनी तिलमिला गई थी। शंकर के साथ फिर चुटिया जिस शान से विदेश गई उसी शान से तिरंगे सी फहराती लौट भी आई। झक्की पति क्रोध आने पर कभी कभी दिशा ज्ञान भूल भाल उसे अतिथियों के सामने भी अपदस्थ कर सकता है, ये वो जानती थी। एक बार पितृपक्ष में अपने विदेशी अतिथियों के लिए सौदामिनी ने गोश्त बनाने का प्रस्ताव रखा तो शंकर ने साफ कह दिया था, देखो जी, आज मेरे बाबूजी का श्राद्ध है, चाहे गवर्नर आए चाहे राजदूत, मेरे घर में गोश्त बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, कह चतुरा सौदामिनी ने चुपचाप अर्दली को बाजार भेज जिमखाना के प्रसिद्ध कबाब, मुर्ग और बिरयानी मंगा मेज पर सजा दिए थे। अपने विदेशी अतिथियों के लिए उसने विशुद्ध भारतीय परिवेश का चंदोवा तान कर रख दिया था। रूमाली रोटी थी, अपने आकर्षक अवयवों को प्रसार दिवंगत हुआ मुर्ग था, गोलाकार रासमंडली के से वृत्ताकार घेरे में सजे कबाब थे, और थी दोरंगी हरिताभ आभा से उड़ रही केवड़े की मंद मधुर सुगंध अतिथियों के विदेशी नथुने फड़का रही थी। ओ मिसेस चंद्रा, व्हाट ए ट्रीट, कह 6 फुटी जर्मनी मिसेस एरनसन अनभ्यस्त उंगली से रुमाली रोटी का स्कर्ट का सा घेरा फहरा ही रही थी कि निरीह मुर्ग की आकाश को पसरी टांगों पर दृष्टि पड़ते ही मेजबान लाल रंग को देख भड़क गए साणक शाही चौंका और नथुनों के क्रुद्ध झाग का धुआं बिखेरता गुर्राता बाहर निकल गया। न जाने कितना मिथ्या दलीलें देकर सौदामिनी ने अभद्र पति के अशिष्ट व्यवहार को ढांकने की चेष्टा की थी। एकाएक उन्हें चक्कर आ गया, कमरे में जाकर सुला आई हूँ, असल में उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, आदि आदि। उस दिन से वो पति के आमने सामने की टक्कर में भिड़ने की मूर्खता कभी नहीं करती थी। इसी बीच बेचारी नियत के कठोर आघात से चेतना ही खो बैठी। अपनी जिस सौम्य आज्ञाकारिणी पुत्री पर उसे बड़ा गर्व था, उसी ने अकस्मात एक दिन माँ की लुटिया डुबो दी। उस अपने समाज सेविकाओं के दल का नेतृत्व करने जापान गई थी कि बेबी रकाबगंज के किसी लड़की के मुसलमानी व्यापारी के अकर्मण्य छोकरे के साथ भाग चौक की किसी मस्जिद में निकाह पढ़ाई। पूरे शहर में तहलका मच गया। पति का केबल पाकर वो तत्काल लौटी तो शहर की दीवारों पर उसी की पुत्री के विजातीय विवाह के पोस्टर लगे थे। लड़की अभी नाबालिग थी, चाहती तो उसे कानून की संसी से पकड़कर फिर अपने बंगले की चारदीवारी में बंद कर सकती थी, किंतु कोर्ट कचहरी का द्वार खटखटाने में अब स्वयं उसी की रही से ही नाक भी नुच सकती थी। अपनी जिस सौम्य पुत्री का उसने समाज में नित्य बढ़ा चढ़ाकर बखान किया था, उसकी कलंक गाथा की चर्चा अब वो जबान पर ला भी कैसे सकती थी। इसी से उसने स्वयं ही अपने सामाजिक जीवन से रिश्ता तोड़ दिया। दिन भर अपने नए बन रहे मकान के पास ही तंबू तान कर पड़ी रहती। पुत्री के निर्लज्ज पलायन की व्यथा को उसने नवीन गृह के बन रहे कोष्ठ प्रकोष्ठों के गारे चूने में घोलकर अपना दुख भुला दिया था। महीनों से उसने सिवा ठेकेदार मजदूर मजदूरिनों के चेहरे के कोई भी सुसंकृत चेहरा देखा ही नहीं था। बेहया बेबी के पलायन को वो उसकी अकाल मृत्यु के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। थकी मांदी घर लौटती तो पति का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसे क्षुब्ध कर देता। उसकी दृष्टि में पुत्री के अमर्यादाशील व्यवहार के लिए दोषी वही थी। यह सब तुम्हारी शिक्षा का ही परिणाम है। लड़की कहाँ जाती है, कब लौटती है, किसके साथ घूमती है, क्या कभी देखा था तुमने? फिर तुम्हारी महत्वाकांक्षा भी तो यही थी कि पुत्री किसी से प्रेम विवाह करे, सो पूरी हो गई। अब तो कलेजा ठंडा हो गया तुम्हारा। सौदामिनी बौखला जाती। दिन रात की गृह कलह की अशांति ने शंकर का समग्र ध्यान धनार्जन पर ही केंद्रित कर दिया था। कैसे अधिक से अधिक धन संचित किया जाए, यही सब उसके कुंठित अशांत जीवन का एकमात्र ध्येय रह गया था। निर्लज्ज कर्ज देने वाले पेशेवर पठान की भांति वो लाठी ठकठकाता ठीक उन्हीं द्वारों पर खड़ा हो जाता जहाँ से मनचाही ब्याज की रकम वसूली जा सकती थी। किसका बिल पास कराने पर कितनी बंधी परसेंटेज मिल सकती है, या किस सरकारी अनुदान पर दस्तखत करते ही पाने वाला सोना उगल सकता है, वो खूब जान गया था। अब बिना बुलाए ही लक्ष्मी नित्य सोने के घुंघरू छमछमाती उसकी जेब में आकर स्वयं बैठने लगी थी। एक दिन एक ऐसे ही कर्जदार के मधुर आह्वान ने उसके नारी विभूषित प्राणों के सम्मुख एक सर्वथा नवीन प्रकार के उत्कोच के 56 व्यंजनों के थान सजाकर धर दिए। सौदामिनी यौवन काल में भी प्रणय के आदान प्रदान में सदा कृपण ही रही थी। यौवन और धन दोनों को वो सूम के धन सा ही सेंकती आई थी।
प्रौढ़ा होने पर भी उसकी यही कृपणता वयस के साथ साथ बढ़ती कृपण की कृपणता की ही भांति अस्वाभाविक रूप से उग्र हो उठी थी। एक तो नए बन रहे मकान की एक एक ईंट ने उसकी समस्त शक्ति को सोख लिया था, उस पर रही सही कसर बेबी ने पूरी कर दी थी। रात को शंकर कभी संलग्न शैया से हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचने की चेष्टा भी करता तो वो झल्लाकर उसकी प्रसाहिरत बाहों को दूर पटक करवट बदल कर सो जाती। ये सब करते शर्म नहीं आती अब तुम्हें? 2 वर्ष में पूरे 50 के हो जाओगे। बेचारा शंकर चुपचाप पड़ा करवटें बदलता रहता। अपनी उस मूर्खा पत्नी को वो क्या कभी समझा सकता था कि 50 के होने पर भी पुरुष के बुभुक्षा कातर प्राण कभी भूखे शिशु की ही भांति समय असमय कुछ नहीं देखते। इसी से जब उस कुटिल उद्योगपति ने अपने मोहक प्रस्ताव का चुग्गा फेंका तब वो पहले ही आह्वान में खिंचा चला गया। सर, अपनी यही एक हॉबी है, खीसे निपोर कर उसने कहा था। एक छोटा सा सुंदर फ्लैट ले लिया है, सारे दरवाजे खिड़कियां साउंड प्रूफ हैं। वहीं सामान्य पत्र पुष्प से आप जैसे देवताओं की पूजा करता है ये सेवक। पत्र पुष्प भी सब संभ्रांत ग्रहों की वाटिका से लाता हूँ सर। स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज की संभ्रांत ग्रहों की लड़कियों के शरीर और सौंदर्य की परख में थोड़ा हाई ब्राउन हूँ सर। इसी से एकदम एयर होस्टेस वाला मापदंड रखता हूँ। जहाँ 22 वर्ष के ऊपर वयस हुई वहीं एकदम अनफिट। आपकी ऊंची पसंद खूब पहचानता हूँ, इसी से एकदम आपकी पसंद का प्रबंध कर तब बुलाने आया हूँ। मैं क्या इतना भी नहीं समझता कि जो इम्पोर्टेड सिगरेट को छोड़कर और कोई सिगरेट होंठों से नहीं लगाता, शिवाज रीगल को पानी की तरह पीता है, वो कैसी क्षीण कटी कामना करता है। केवल एक बार मेरे फ्लैट में पदधूल देनी होगी। शंकर की आपत्तिजनक गुनगुनाहट को भांप फिर उस गाहक ने तत्काल खीसे निपोर कर कहा था, अरे अरे, आप एकदम निश्चिंत रहें, ऐसा कोई खतरा हो ही नहीं सकता। अब आपसे क्या छिपाऊं, एक से एक ऊंचे तबके के अतिथि मेरे यहाँ आते रहते हैं। फिर मैं क्या इतना भी नहीं समझता कि आप लोगों की अफसरी किस देशी उस्तरे की धार पर टिकी रहती है। विश्वास ना हो तो एक दिन मेरे कमरे में लगी मैजिक आई से स्वयं नज़ारा देख लें। कैसे कान में जनेऊ डालकर दिशा जंगल जाने वाले ख्याति प्राप्त नेता, कलाकार, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आपकी बिरादरी के महानुभाव नित्य मेरे उस फ्लैट में नकाब डाले निगर गंड सीना ताने चले आते हैं और वैसे ही संतुष्ट निर्भीक कदमों से लौट जाते हैं। यह कोयले की कोठरी वैसी नहीं है जो कालिक का सामान्य सा धब्बा लगा दे। फिर किसकी छाती में इतने बाल हैं जो इस छाती से भिड़े? उसने अपने खुले बटनों से दिख रहे लोमश सीने पर स्वयं मुक्का मारकर अपने अहंकारी कथन की पुष्टि की थी। किंतु शंकर ने भी कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उस मैजिक आई से उसने वो दिव्य झांकी देखी तो पहले उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये सब भी आते हैं यहाँ। प्रत्येक अतुलनीय अभ्यागत आता और भीतर पैर रखते ही निसंशय हो चेहरे की नकाब ऐसे खूंटी पर टांग देता जैसे सफल ऑपरेशन कर बाहर निकला सर्जन अपनी नकाब उतार कर टांग देता है। साथ में एक ना एक ताजी कुंदकली सी किशोरी रहती। विभिन्न कमरों से देखते देखते हंसी की फुलझड़ियाँ छूटने लगतीं। स्वच्छ बुर्राक बैरे ट्रे में नाना प्रकार के चिखौने सजा सजा कर कमरों में पहुंचाते और धीरे धीरे मुर्दा फूंक कर उदास आदमियों की ही भांति कनखियों से इधर उधर देखते अपनी अपनी नकाब लगा सीढ़ियों पर उतर जाते। चतुर प्रबंधक प्रत्येक अतिथि के जाने से पूर्व स्वयं बाहर जाकर लाइन क्लियर की हरी झंडी दिखा जाता था, कहीं ऐसा न हो कि किसी संभ्रांत निशाचर किसी दूसरे संभ्रांत निशाचर से टकरा जाए। चौथे दिन आश्वस्त होकर ही शंकर ने पहली बार नकाब डाली और एक विचित्र परिचित मादक सुगंध से उसके नथुने फड़क उठे। निश्चय ही प्रबंधक की रुचि उच्च कोट की रुचि थी। ऐसी सुगंध सौदामिनी के ब्लाउज से भी आती थी। एक क्षण के लिए उस सुगंध का स्पर्श उसे विचलित कर गया। उसे लगा नाक पर लगी वो नकाब नहीं, सौदामिनी का ब्लाउज है, जिसके पीठ के बदन लगाने में यौवन काल के प्रथम रससिक्त क्षणों में वो झुक झुक कर उसके नग्न स्कंध चूम चूम लेता था और वो पलट कर उसके गले में बाहें डाल देती थी। पर फिर उसी मोहक बंधन ने तो उसके माता पिता के मोह की बेड़ियां भी उसी निर्ममता से काट दी थी। यहाँ आने में वो उसी निर्मम पत्नी से अपना प्रतिशोध ले रहा था। उसी क्षण कठोर बन वो अपने आवंटित कमरे की ओर बढ़ रहा था। कमरे की स्वच्छ सज्जा अनुपम थी। नीले पर्दों और दूधिया नीले मध्यम बल्ब के प्रकाश से पूरे कमरे में डिनर की सी कैंडल लाइट मदिर आभा बिखरी थी। एक तखत नुमा पलंग पर डनलप के गद्दे को सुंदर मुलायम पलंग पोश से ढक दिया गया था। दीवार पर लगा नग्न यक्ष यक्षिणी के मिथुन जोड़े के चित्र का ऐश्वर्य किसी भी अंश में खजुराहो के देवालय की दीवारों पर खुदी मूर्तियों से कम नहीं था। एक मेज पर प्ले बॉय की पत्रिकाएं बिखरी थीं। उन्हीं में खोई उस लड़की की पीठ उसकी ओर थी।
उसकी पदचाप का संकेत पाते ही वो बड़ी शिष्टता से खड़ी हो गई। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, शंकर ने हंसकर प्रत्युत्तर दिया, किंतु उसी क्षण वो सहस्र बार पूर्वाभ्यास की गई खिसियाई हंसी विलुप्त हो गई। लड़की भी उसे चकोर किसी चकित दृष्टि से देख रही थी। शायद दोनों ही एक दूसरे के उस अप्रत्याशित व्यक्तित्व के लिए प्रस्तुत नहीं थे। बुर्राक ढीले पजामे और चिकन के कुर्ते में वो आकर्षक रौबदार गंभीर अतिथि आने से पूर्व शायद अपने भीरु चित्त को भय विरहित करने हजरतगंज के बजरंगबली के सिंदूर के लंबे तिलक से अपने गौर ललाट को चर्चित कराया था। उधर दूधिया मुस्कान बिखेरती स्कर्ट ब्लाउज में एकदम ही मासूम लग रही वो भोली सी लड़की एकदम स्कूली किशोरी लग रही थी। एक क्षण के लिए दोनों गूंगे बन गए। फिर सिगरेट केस से सिगरेट निकाल लाइटर से उसे सुलगा शंकर ने ही बर्फ़ की सिल्ली तोड़ी थी अपनी मोहक हंसी से। क्या नाम है तुम्हारा? कोयल। वाह, नाम तो बड़ा सुंदर है, एकदम तुम्हारी आवाज़ से मेल खाता। कब से इस आम्र कुंज में कुहक रही हो? जी मैं समझी नहीं। उसने बड़े ही भोलेपन से अपनी मोतिया बत्ती सी बिखेर दी। असल में मेरी एलिमेंट्री हिंदी है, उसमें मैं हमेशा ही फेल होती आई हूँ। ओ, शंकर के बैठे गले की खुरदुरी हंसी ऊंची पर्वत श्रेणियों में दब दब कर घुट रही मेघ गर्जना सी मधुर होकर गूंज गई। पर एक विषय में तो असाधारण प्रतिभा रही होगी तुम्हारी, जो इतनी छोटी उम्र में यहाँ पहुँच गई। उसने आंखें झुका ली। सलोना चेहरा एकाएक उदास हो गया। शंकर के क्षुधा कातर प्राण फड़फड़ाकर होठों पर आ गए। बरबस उसकी आंखों की संयत दृष्टि उस सलोनी देह पर फिसलने लगी। कैसी आकर्षक भंगिमा थी बैठने की। कंधे की उठी हड्डियां, नुकीले अहंकारी तेवर, सुचिक्कन कपोल, गोल चिपुक और पत्तंचा सी भवें। चेहरा सांवला था, किंतु देह की गढ़न लाखों में एक थी। निश्चय ही प्रबंधक ने उसकी रुचि को पहचान लिया था। यदि देह का सामान्य सा उन्नत उभार आंखों में ना टकता तो उस दुबली काया का पूरा नक्शा किसी 13-14 वर्ष की किशोरी का सा था। पतली सी कलाई में ढीली बंधी घड़ी बाजूबंद सी लटक गई थी। ये भी उसके किसी अतिथि का उपहार थी या लड़की अपने बाप की घड़ी बांध कर ही आ गई थी। इसी बीच बैरा ट्रे में 2 गिलास सोडा और उसका प्रिय पेय लाकर रख गया था। क्रमशः दुर्बल पड़ रहे चित्त की धड़कनों को संयमित करते शंकर ने गिलास भरे और एक संगनी की ओर बढ़ा हंसकर कहा, चीयर्स। वो इस बार हंस दी। चेहरे की उदासी देखते देखते न जाने कहाँ उड़ गई। अभी पढ़ रही हो क्या? पहले एक घूंट में शंकर की जिह्वा को निर्भीक बना दिया। जी इस वर्ष सीनियर कैम्ब्रिज दे रही हूँ। शंकर के कलेजे में जैसे किसी ने घूंसा मार दिया। उस मुसल्ले के साथ बेबी न भागी होती तो वो भी इस साल बीएससी में होती। क्या पता यह उसी की सहपाठिनी हो। कुछ देर तक वो फिर कुछ नहीं कह पाया। लड़की बार बार हाथ की घड़ी देख रही थी। अपने अधैर्य से वो जैसे बिना कुछ कही उससे कह रही थी, मेरा समय सीमित है, समय से ही मुझे घर लौटना होगा, नहीं तो डांट पड़ेगी। उधर अतीत के ना जाने कितने स्मृतिदंश बार बार शंकर का कलेजा निचोड़ रहे थे। बेबी भी तो दिन डूबे घर लौटती थी। सौदामिनी को तो कभी चिंता हुई नहीं। वही कभी कभी बुरी तरह झल्ला पड़ता था। कहाँ घूमती रही थी इतनी देर? पापा मेरा एक्स्ट्रा क्लास था, मदर ने सब लड़कियों को रोक लिया तो मैं कैसे चली आती। तब क्या ये छोकरी भी अपने किसी अभागे पापा को एक्स्ट्रा क्लास का चकमा पढ़ाकर इस बदनाम गुप्त अड्डे में भटक गई थी। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मन की शंका ही सहसा उसकी जिह्वा पर फिसल गई और उस अचानक पूछे गए प्रश्न ने उस लड़की को चौंका दिया। एक पल में उसके भोले चेहरे की एक एक निर्दोष रेखा विलुप्त हो गई। नई नई पकड़ी गई क्रुद्ध नागिन सी फुदकार में उसने अपना नन्हा सीना तान दिया। आपको मतलब? स्पष्ट था कि सम्भ्रांत पिता का गुल गोत्र उगलने वो यहाँ नहीं आई थी। नाराज क्यों हो गई? मैंने तो ऐसे ही पूछा था। आओ। हंसकर शंकर ने अपनी दोनों लंबी बाहें फैला दीं। उसी आवाहन की भाषा को वो पहचानती थी। इसके बाद कोयल शंकर के नीरस जीवन का एक सरल अभिन्न अंग बन गई। दफ्तर की फाइलों के स्तूपाकार अंबार को बिजली की गति से चीरता वो अब समय से पूर्व उस गुप्त अड्डे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता। नित्य नवीन वेशभूषा में कोयल अपने नए प्रेमी को पूर्ण रूप से मोह चुकी थी। शतदल की कोमल पंखुड़ियों में बंद मधुकर अब चाहने पर भी उस मधुकर बंधन को व्यर्थ नहीं कर सकता था। अपनी नवीन प्रेमिका की बचकानी फरमाइशें पूरी करने में शंकर को एक अनोखा आनंद आने लगा था। कभी चॉकलेट, कभी नटीज, कभी हल्के फुल्के उपन्यास। एक दिन तो वो अमानवीय दुस्साहस से बिना नकाब डाले ही उसे हैमबर्गर और सॉफ्टी भी खिला लाया। फिर एक दिन तो उसके दुस्साहस ने मर्यादा की चरम सीमा का भी उल्लंघन कर दिया। सौदामिनी से किसी काल्पनिक कैबिनेट मीटिंग का बहाना बना कोयल को लेकर कुकरेल के बीहड़ अरण्य में बाहों के घेरे में बांध दिन भर घूमता रहा।
यह उसके यौवन का अंत नहीं, जैसे यौवन का आरंभ था। दुर्भाग्य से सुकुमारी कोयल भी अपने उस व्यक्तित्व संपन्न प्रेमी के प्रेम में आखंड डूब चुकी थी। इसी तरह ना जाने कितने महीने बीत गए। एक तो प्रेम वैसे ही अंधा होता है, किंतु प्रौढ़ावस्था के प्रेम की चक्षुहीनता प्रायः असाध्य होती है। इधर सौदामिनी अपनी नई बन रही कोठी के व्यावसायिक रूप को संवारने में लगी थी। जब वो बेचारी फ्लश की जंजीर और वॉशबेसन के अरसिक संचालन में डूबी थी, शंकर जीवन के रस तरंगों में डूब उतरा रहा था। कभी कभी सौदामिनी पति के खिले चेहरे को ईर्ष्या दग्ध दृष्टि से देखकर कहती, लगता है तुम पर अब जवानी चढ़ रही है। गोल्फ खेलना सचमुच ही तुम्हें माफिक आ रहा है। पति कैसा गोल्फ खेल रहा है वो बेचारी क्या जानती थी। तभी रस से लबालब छलकता शंकर के जीवन का वो मधुपात्र एक दिन स्वयं फूट गया। शंकर, कोयल उस दिन उसके आते ही उसके गले में बाहें डालकर सिसकने लगी। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आज मैं एक लेडी डॉक्टर के पास गई थी। शी सेज 15 वीक्स। डैडी मुझे गोली से उड़ा देंगे। यू डोंट नो माई डैडी। एक क्षण के लिए शंकर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर पलक झपकते ही भविष्य की प्रत्येक अवांछनीय संभावनाएं उसे चौकन्ना बना गईं। शायद वो समझ गया था कि जरा भी पिघला तो अनर्थ हो जाएगा। एक ही झटके से कंधे पर पड़ी पानी की बूंदें झटक कर दूर फेंकनी होंगी। तो उसने बड़ी उदासीन हृदयहीन मुद्रा से पूछा, यू मस्ट डू समथिंग। कोयल ने आंखें पोंछकर कहा, क्यों? मैं क्यों करूँगा? हाउ एम आई कंसर्न? क्या मैं तुम्हारा एकमात्र ग्राहक हूँ? कोयल फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। क्यों मजाक कर रहे हो शंकर? मैं कसम खाती हूँ जब से तुमसे मिली हूँ मैंने किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं किया। मेरे डैडी, भाड़ में जाए तुम्हारे डैडी। लड़की से पेशा करवाने से पहले नहीं सोचा तुम्हारे डैडी ने? और सिसकती कोयल को एक प्रकार से ढकेल कर ही वो तेजी से बाहर निकल आया। सारी रात वो सो नहीं पाया। बार बार वे अश्रुसिक्त कपोल और भयभीत हिरणी की सी वो विस्फारित दृष्टि उसे बींधती रही। दूसरे ही दिन दिल्ली से किसी मीटिंग का बुलावा आ गया। बड़ी निश्चिंतता से वो फिर उसी दिन पहली फ्लाइट से निकल आया। तीसरे दिन लौटा तो नित्य की भांति अर्दली नए पुराने अखबारों की मिश्रित गड्डी चाय के साथ मेज पर लगा गया। अचानक उसकी दृष्टि पहले पृष्ठ के कोने में छपी पंक्ति पर पड़ी। गोमती में वरिष्ठ अधिकारी की किशोरी पुत्री की लाश मिली। लगता है मृत्यु का कारण आत्महत्या है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। शंकर का अपराधी शंकित भी उचित उसी क्षण हथकड़ियों में स्वयं जकड़ उसी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर गया। वो सशक्ति छवि उसे बाहर भीतर जाते क्रूर वधिकों की भांति उसका पीछा करने लगी। शंकर, मेरे डैडी मुझे गोली से उड़ा देंगे। यू डोंट नो हिम। पानी में तैरती लाश के साथ ही जिस डैडी के नाम को वो 7 तालों में बंद कर छिपाती रहती थी, वो ऊपर तिराया था। शंकर ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसकी ही अफसर बिरादरी के किसी सम्भ्रांत सदस्य की पुत्री की मृत्यु का कारण वो स्वयं बनेगा। तभी एक और शंका उसे विचलित कर गई थी। कहीं कोई चिट्ठी विट्ठी छोड़कर तो नहीं मरी थी अभागी? स्वयं तो डूबी गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ऊंची नौकरी को भी ले डूबे। उसकी आशंका व्यर्थ नहीं गई। पहले दिन समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठों के कोने में छपे उस आत्महत्या के संक्षिप्त समाचार ने देखते ही देखते विराट रूप ले लिया था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचार, प्रदेश की उलझी राजनीति के दांवपेच, सब कुछ उसी वरिष्ठ अफसरों की चरित्र हत्या के प्रसंगों के सम्मुख प्रत्येक महत्वपूर्ण समाचार फीका पड़कर रह गया। अखबार आता तो लोग चील की तरह झपटते। किसी धारावाहिक उपन्यास की रोचक किस्त की प्रतीक्षारत पाठकों के से ही अधैर्य से सबसे पहले वे उसी समाचार की चूरन चटनी को बड़ा रस ले लेकर चाटते। फिर अनेक सर्वशक्ति संपन्न व्यक्तियों के नाम लपेट में आते देख सतर्क प्रेस ने भी अपना पैतरा बदल रामचरितमानस का महान सत्य हृदयंगम कर लिया। सम्रत को नहीं दोष गोसाई। उस अस्पष्ट गुनगुनाहट में जो नाम सबसे प्रखर होकर उभरा, उसे सुनते ही व्यवहार कुशल सौदामिनी सतर्क हो गई थी। बड़ी सूझबूझ से उसने ही डूबते पति को उस गहरी जलधारा से बाहर खींच किनारे ला पटका था। पटक तो दिया, किंतु उस खींचतान ने पति पत्नी के बीच सदा सदा के लिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। यौवन का क्षमाशील चित्त ऐसी प्रवंचना से समझौता कर भी लेता है, किंतु जब वर्षों का प्रौढ़ साचर्य छला जाता है, तब का छलना उसे क्षमा देना न पति के लिए संभव होता है न पत्नी के लिए। दोनों के बीच बोलचाल भी लगभग बंद हो चुकी थी। लोग लज्जा ही दोनों को निर्जीव यंत्र चालित पुतलों की भांति एक साथ खाने की मेज पर आमने सामने बिठाती, शयन कक्ष के एकांत में मूंदती और फिर दिन भर दोनों अपनी अपनी राह पर निकल जाते। संध्या को दोनों लौटकर मिलते तो घर में फिर मरघट का सा सन्नाटा खिंच जाता। एक दिन शंकर दफ्तर से लौटा तो सौदामिनी नहीं थी।
उसने नौकर को बुलाकर पूछा, मेम साहब नई कोठी से नहीं लौटी क्या? आज मेम साहब वहाँ नहीं गई थी साहब, सुबह 10 बजे ही कहीं चली गई थी। शंकर का डरा सहमा मन अब केवल बुरी संभावनाओं के ही काल्पनिक जाल बुनने लगा था। कहीं मानसिक तनाव के कारण वो भी कुछ न कर बैठे, पर पत्नी के तन मन की मजबूत काठी को खूब पहचानता था। भावुकता के क्षणिक आवेश में अभाग्नि कोयल की सी मूर्खता वो कभी नहीं कर सकती थी। बड़ी रात को सौदामिनी लौटी तो उसके सूखे चेहरे की तनी मुद्रा देख शंकर को पहले पत्नी पर तरस आया, पर इसी अहंकारी स्वार्थी धन लोलुप नारी ने तो उसकी ये दुर्दशा की थी। दोनों ने नित्य की भांति एक साथ निःशब्द खाना खाया, एक साथ अगल बगल लेटे। फिर नित्य की भांति बत्ती बुझा सौदामिनी ने अपना पलंग पति के पलंग से दूर खिसका लिया। वो लेट गया था, किंतु तनी पत्नी बिस्तर पर ही बैठी थी। सहमे स्वर में शंकर ने पूछा, क्यों तबीयत ठीक नहीं है आज? उसके प्रश्न के साथ ही वो भूखी शेरनी सी उस पर टूट पड़ी। बेहया बेशरम, नाक झड़ नहीं जाती मुझसे पूछते हुए? मेरी तबीयत अब क्या ठीक होगी? ये लो पढ़ो इसे। जानते हो, इस चिरकुट को वसूलने में मुझे मायके से मिला अपने पूरे हीरो का जड़ाऊ सेट बेचना पड़ा। मेरे सारे सेविंग सर्टिफिकेट, सारे यूनिट सब चले गए। पूरे 20,000 लिए उस राक्षस ने। किसने? कैसा चिरकुट? इस बार भयग्रस्त शंकर उठकर बैठ गया। जिसने तुम्हें मधुबन के कुंज में पहुंचाया था। लो पढ़ो इसे। बटुए से तुड़ी मुड़ी चिट्ठी निकाल कर उसे शंकर के मुंह पर दे मारी। बत्ती जलाते ही संक्षिप्त पत्र की गोल मकोल कॉन्वेंटी लिखावट पहचानने में उसे विलंब नहीं हुआ। शंकर, कहते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। जिस अजन्मी संतान को तुमने स्वीकार नहीं किया उसे फिर और कौन स्वीकार करता? इसी से उसे साथ लेकर जा रही हूँ। वो संतान तुम्हारी ही थी शंकर। तुमसे परिचय होने के बाद मैंने किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया। कोयल। फिर पति के हाथों से वो चिट्ठी छीन क्रोध से कांपती सौदामिनी ने चीथड़े चीथड़े कर फेंक दी। बड़ी रात तक उसकी सिसकियों से कांपती देह शंकर देखता रहा। फिर वो उठकर बाहर चला गया। दुर्दिन के ऐसे ही अवसाद के क्षणों की मार सहने के लिए उसने अपनी कैबिनेट में एक बोतल छिपा कर रखी थी। न जाने कब तक वो उस अकेले अंधेरे कमरे में बैठा उसे घुटकता रहा। जब बड़ी देर बाद कमरे में लौटा तब नशे में अनिश्चित कदम डगमगा रहे थे। किसी तरह पलंग तक पहुंचकर वो लेट गया। बड़ी देर बाद सिर पर किसी का स्पर्श पा वो अचकचा कर जग गया। उसे लगा उसके सिरहाने कोई खड़ा है। चतुर्दशी की धौत चंद्रिका के स्पष्ट आलोक में पास खड़ी पतली नाइटी में पत्नी की छरेरी काया पहचानने में उसकी नशे की खुमारी में डूबी आंखों ने भी भूल नहीं की। सुखद आश्चर्य से वो मुस्कुराया। तब क्या जीवन की लज्जा कलंक उन दोनों को एक बार फिर पास खींच लाए थे। दोनों बाहें फैलाकर उसने मदालय स्मित बिखेर कर कहा, आओ आओ सौदामिनी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं निर्दोष हूँ, आओ। खबरदार जो मुझे छुआ। वो छिटक कर दूर खड़ी हो गई। शराबी कहीं के, कहते हो मैं निर्दोष हूँ? हत्यारा। शायद वही संबोधन सुन शंकर का नशा हिरन हो गया। पाखंडी, देखो मैंने आज तुम्हारा आखिरी मुखौटा भी उतार दिया है। इतने सालों में आज मैं बदला ले पाई हूँ। साक्षात उग्र चंडिका की सी मुद्रा में उसने फिर अपनी दोनों बाहें ऊपर उठा लीं। उसके एक हाथ में कैंची थी, दूसरे हाथ में थी पंखे की हवा में फहराती पति की निष्प्राण शिखा। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी प्रतिशोध। अगर आपको शिवानी जी की लेखन शैली पसंद है और आप उनके प्रशंसक हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।